नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और जिस बात की तरफ क्यूबाइट नेटवर्क इशारा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस दिशा में मामला बढ़ता ही जा रहा है। 1963 की एक मूवी थी और उस मूवी में जो चर्चित चेहरे हैं, उसमें आप तनुजा को शायद देख पाएंगे। फिल्म एक्ट्रेस तनुजा और उनके साथ देवेंद्र वर्मा, एक बाद में वो हास्य व्यंग्य के कलाकार हो गए हैं, हालांकि उस फिल्म में वो लीड रोल में थे। तो उसमें उस फिल्म में दो उसका मैं जिक्र करना क्यों चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भारत सरकार को बाअदब बामुलाहिजा होशियार करना चाहता हूं। क्यों साहब? इसलिए क्योंकि बेअदब बे बेमुलाहिजा पहुंच गए हैं, क्योंकि बेअदबी लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं, मतलब हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। हस्तिनापुर पर चढ़ाई करने का प्लान तैयार हो गया है। इसीलिए मैं पूरे अदब के साथ अपने देश के मुखिया को अलर्ट कर रहा हूं और लगातार क्यूबाइब नेटवर्क आपको ये सूचना दे रहा है कि ये घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है और इसकी शुरुआत 21-22 जुलाई के पहले ही हो गई थी। बल्कि जून में, एक कह सकते हैं कि मई जून में पकने लगी थी बातें और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, और उसमें ये बात आप समझिए कि ये चीफ जस्टिस के यहाँ जो पैसे पकड़ाए और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम को आगे बढ़ाया गया और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए और उनको लगा कि ये एक अच्छा मौका है जब जुडिशरी पर भी वार किया जाए, क्योंकि माननीय धनखड़ साहब को ये पूरा प्रतीत हो रहा था कि ये जो पैसे पकड़ाए हैं, ये पैसे किनके हैं, इसके सहारे हम मोर्चा खोल सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं। निशाने पर जुडिशरी रहेगी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 मोदी जी को घेर लिया जाएगा। तो इसकी प्लानिंग हो रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको कल विस्तार से बताया कि ये प्लानिंग अभी खत्म नहीं हुई है। लेह लद्दाख में उसकी प्लानिंग पूरी तरह से की गई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कव्वाली होती है, मित्रों, मैं जो अभी जिक्र कर रहा था जिस फिल्म का, उसमें मैंने क्यों कहा बामुलाहिजा बाअदब होशियार, क्योंकि ये बेअदबी लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और कव्वाली में बहुत सारे समूह होते हैं। जब कोई एक आलाप मारता है और दूसरा उस आलाप के आगे उठाता है और फिर तीसरा उस पर ताल छेड़ता है और फिर आलाप चलते रहता है और फिर तालियां बजते रहती हैं, तो कव्वाली की तरह बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में मोदी हटाओ का अभियान चल रहा है। किसी भी प्रकार से मोदी हटाओ, और मैं उन सब अभियान को डिकोड करके आपके सामने लाके बार बार रख रहा हूं, ताकि हमारी सरकार भी चाक चौबंद रहे और आम जनता भी अलर्ट रहे कि उन सारी चीजों का असर क्या होगा। आज मैं जिन बातों को आपके सामने रख रहा हूं, वो लेह लद्दाख के सोनम वांगचुक के आगे का एक हिस्सा है और ये प्रयोग महज संयोग नहीं है। टाइमलाइन देखिए, उधर लेह लद्दाख में आगजनी शुरू होती है, लेह लद्दाख में लोगों की हत्याएं होती हैं, 4-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, सड़क पर उतर जाते हैं। और टाइमिंग इधर देखिए कि इधर दिल्ली में शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए चर्चाएं तेज हो जाती है। हालांकि भीड़ नहीं पहुंचती है, लेकिन पोस्टरबाजी बड़ी जबरदस्त है। और जो फिल्म के रुपहले पर्दे पर रील के विलेन थे, वो रियल लाइफ में भी ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया किरदार निभाना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान प्रकाश राज की।
श्रीमान प्रकाश राज हस्तिनापुर कूच कर गए हैं और ये श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस और अब हस्तिनापुर उनके निशाने पर है। ये सभी वही एक्टर हैं, वही स्क्रिप्ट राइटर हैं, वही डायरेक्टर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं जो पिछले कई वर्षों से फिल्म बना रहे हैं। उनकी फिल्म प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, उनको कोई दर्शक नहीं मिल रहा है। और फिल्म तो वो उनकी बनती है फिर पिट जाती है, बनती है फिर पिट जाती है। साउथ में नहीं चली तो फिर बॉलीवुड में देखते हैं, बॉलीवुड में नहीं चली है तो आजकल ये हस्तिनापुर को निशाने पर रखे हुए हैं। हस्तिनापुर की कुर्सी पर इनकी नजर है और इनकी फिल्मों का जितना कुछ भी स्क्रिप्ट बन रहा है वो सब इसी आलोक में बनता है कि कैसे हस्तिनापुर की कुर्सी को दबोचा जाए। अब माननीय प्रकाश राज जी दिल्ली कूच किए हैं और खुलेआम खुल करके शर्जिल इमाम और उमर खालिद को लेकर के क्या बयान दे रहे हैं, जरा उस पर आप भी तवज्जो फरमा लें ताकि आपकी दृष्टि थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। ये जो एक नेक्सस बन रहा है जिसमें खास तौर से ऐसे डिविसिव इस्लामिस्टों को, कोई हमारे इस्लाम के हमारे मुस्लिम भाई बहन इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एक तबका है वो देवबंदी अखाड़ा वाला, एक तबका है जो आक्रांता का समर्थन करने वाला, एक तबका है जो जिनको तैमूर पसंद है, जिनको औरंगजेब पसंद है, जिनको गजनी पसंद है, उन तबकों के साथ कदमताल करने के लिए हमारे माननीय प्रकाश राज साहब तशरीफ ले आए दिल्ली। और प्रकाश राज साहब ने क्या बयान दिया है, बड़ा ही तारीखी बयान है। और किनके समर्थन में? माननीय उमर खालिद के समर्थन में। हालांकि कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर के मैं भी सवाल उठाना चाहता हूं, मैं भी सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर अदालत उन्हें बेल नहीं दे रही है तो उसके पीछे के कारण क्या है? क्या अदालत बेल के लायक उमर खालिद को नहीं समझती है? तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है? क्यों अदालत नहीं दे रही है बेल? इसको आधार बनाया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने प्रशांत भूषण जी का भी वक्तव्य सुना। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि अदालत ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है। बेल अधिकार है, जेल एक्सेप्शन है। बिल्कुल ठीक बात है। बेल आपका अधिकार है और जेल एक्सेप्शन है। और अगर आपके इस ह्यूमन राइट की कहीं भी अवहेलना हो रही है तो भारतीय जनतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता है। इस पक्ष में क्यूबाइब नेटवर्क भी खड़ा होगा। लेकिन सवाल है कि उमर खालिद को बेल किस आधार पर उनका रिजेक्ट हो रहा है? वो आधार क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी अदालतें अंधी हो गई हो, उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा हो 5 साल से? जो कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा। और अगर तथ्य है तो वो तथ्य सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से अदालत निर्णय नहीं ले पा रही है। ये इनके एक मित्र हैं माननीय शर्जील इमाम। ये वही शर्जील इमाम हैं जिन्होंने, ये सब आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्मृति को दोहरा रहा हूं अगर कहीं भूल हो गई हो तो। उन्होंने कहा कि ये जो चिकन नेक है पूर्वी भारत, उस चिकन नेक को भारत से काटना है। देखिए ये शर्जील इमाम, ये आईआईटी मुंबई पहुंचते हैं और उसके बाद जेएनयू आते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और फिर जेएनयू आ जाते हैं इतिहास पढ़ने के लिए। और जेएनयू में इनका ब्रेन वॉश होने लगता है, फिर इनकी ये दाढ़ी बढ़ जाती है और फिर ये दार्शनिक बन जाते हैं। और दर्शन में क्या आता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ गद्दारी की, जो हमें बंटवारा कर दिया। बंटवारा इसलिए नहीं कि उनको देश से प्रेम था, बंटवारा इसलिए किया क्योंकि हमारी जो सरिया सल्तनत है ना, उसका बिखराव हो गया। और हम तो चाहते हैं कि इंग्लैंड पर भी कब्जा करेंगे, इंग्लैंड के संसद पर भी हम झंडा फहराएंगे। ये है माननीय शर्जील इमाम साहब, ये है इनकी सोच। और उमर खालिद कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारेबाजी की गई उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रांगण में।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो बौद्धिक विश्वविद्यालय है, इतना विमर्श चल रहा है, उनके प्रांगण में कहा गया भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर उसे कहा गया कि नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा था, फैब्रिकेटेड है, किसी ने गलत ऑडियो दिया है, किसी ने गलत वीडियो दिया है। अच्छा, आजादी किससे किससे आजादी है? तो संघ से आजादी। भूख और गरीबी से फिर नारा दिया गया कि नहीं, भूख और गरीबी से आजादी का नारा लग रहा था, नहीं, संघ से आजादी। फिर एक जाति विशेष से आजादी, ये आजादी का वहां पर नारा लग रहा है। हम देखेंगे तालिब जालिब तलेब का वो पूरा मुशायरा चल रहा है वहां पर, हम देखेंगे, हम जुल्म सितम हम देखेंगे। मतलब भारत को इस तरह से बतलाया जा रहा है कि भारत की जो वर्तमान सरकार है वो जुल्मी सरकार है, सितमगर सरकार है, वो सितम ढा रही है, भारत के मुसलमानों पर सितम ढा रही है। ये प्रचार किया जा रहा है शरजील इमाम और उमर खालिद के द्वारा। दिल्ली में दंगे करवाए गए, सोची समझी प्लानिंग के तहत दंगे हुए। देश विरोधी आइडियोलॉजी, देश विरोधी विचार को आगे बढ़ाने का बौद्धिक खाद पानी दे रहे थे। जामिया मिलिया के बगल में यहां पर बैठ करके कॉमन सिविल कोड के खिलाफ सीएए के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल गया, बिहार में भी आंदोलन चलने लगा, दिल्ली की सड़कों पर कहा कि खून की होली बहेगी अगर सीएए लागू हुआ। महीनों तक ब्लॉक करके रखा गया एक विशेष इलाके को, उस इलाके को पूरे दिल्ली से काट दिया गया। ये सब हुआ, लेकिन हमारे प्रकाश राज को ये सरकार सितमगर दिखती है, जुल्मी दिखती है, और इसलिए प्रकाश राज अब दिल्ली पहुंच करके आंदोलनकारियों को हवा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम एन एक्टर। He is doing 100% politics and nothing else, but he is saying that he is an actor. वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन और वो भी विध्वंसक राजनीति कर रहे हैं। वो एक खास ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को कह रहे हैं कि मैं ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं। जो स्टालिन की भाषा है वही प्रकाश राज की भाषा है। सनातन के बारे में प्रकाश राज की वही दृष्टि है जो स्टालिन की दृष्टि है, जो शरजील इमाम की दृष्टि है, जो उमर खालिद की दृष्टि है। इनके साथ एक और महिला, एक लड़की हुआ करती थी, सहला राशिद, लेकिन अब वो सहला राशिद ने अपने भाव बदल लिए हैं। जम्मू कश्मीर में जब जाकर के देखा कि सरकार जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या काम कर रही है, तो सहला राशिद ने अपनी पूरी पूरी भावना बदल ली, उनका पूरा विचार बदल गया, उसमें उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आया। उनको इस बात का एहसास हुआ कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी हुआ उस पर प्रकाश राज मौन है, उस पर प्रकाश राज एक शब्द नहीं बोल सकता। इनकी हिम्मत नहीं है प्रकाश राज की कि कश्मीरी पंडितों की बर्बर हत्या पर ये बेशरम प्रकाश राज एक शब्द बोल दे, नहीं बोलेंगे। और फिर ये कहते हैं कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियन नहीं, विध्वंसक राजनीति कर रहे हैं प्रकाश राज, लेकिन कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो कोई प्रकाश राज से पूछे कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, उस पर आपका क्या कहना है, तो इस पर पट्टी सिल लेते हैं, चुप हो जाते हैं, एकदम मौन रह जाते हैं। गोधरा इनको नजर आता है, लेकिन 84 का राइट नजर नहीं आता, उस पर पट्टी चुप चल जाती है। हर साल उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ करता था 2017 के पहले, अब वो दंगे नहीं के लगभग लगभग शून्य कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है मोदी ने। लेकिन फिर भी आई लव मोहम्मद चल पड़ा कानपुर में। मैंने कल भी आपको बताया था कि लेह में वो खेल चल रहा है, इधर आई लव मोहम्मद चल रहा है और इधर प्रकाश राज भड़का रहे हैं।
भड़का रहे हैं। जो जनता जनार्दन वहां बैठी है, वो जनता जनार्दन भी प्रकाश राज को जो सुन रही है, मुट्ठी भर लोग हैं। उनको मालूम है कि उमर खालिद या शर्जिल इमाम का समर्थन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात सही है, ये कहा जाए, मैं शर्जिल इमाम को व्यक्तिगत रूप से इसलिए जानता हूं, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमारे मित्र के स्कूल में इसने पढ़ाई की है और इनका परिवार बेहद संजीदा परिवार है। लेकिन टॉक्सिन कैसे भरा जाता है, वो देखिए कि जैसे ही एक कैंपस विशेष में पहुंचे, तो हो सकता है पहले से कुछ ना कुछ मॉडरेट टॉक्सिन हो, वो यहां आकर के और टॉक्सिक हो गया, वो टॉक्सिन और टॉक्सिक हो गया इस कैंपस विशेष में आते ही। तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि चिकन नेक की तरह, वो जो चिकन नेक है उसको काटना है, मतलब पूरे पूर्वी भारत को काटना है, और वो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की परिधि में इसको लेके जाना है। अब आप सोचिए, अमेरिका की सीआईए, अमेरिकी डीप स्टेट की पूरी प्लानिंग है। बांग्लादेश पूर्वी भारत का, म्यांमार का भी कुछ हिस्सा है उसमें, पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा है। इन सबको मिलाकर के एक पट्टी बनानी है, एक अलग राज्य बनाने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उस पट्टी फिर वो अमेरिकन बेस बने। तो क्यों ना माना जाए कि इनके विचार, अगर ये सीधे सीआईए या आईएसआई से लिंक नहीं है, तो इनके विचार कम से कम पूरी तरह से लिंक्ड है। मुझे नहीं मालूम है कि शर्जिल इमाम की पूरी सीधा सीधा रिश्ता सीआईए से है या आईएसआई से है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन शर्जिल इमाम के जो विचार हैं, वो सीआईए और आईएसआई को पूरी उनके विचारों को पुख्ता कर रहा है, क्योंकि सीआईए भी भारत को टुकड़ों में बांटने की प्लानिंग करता रहता है, और आईएसआई तो खैर इसके लिए सुपारी दिया हुआ है। तो इनके नेटवर्क कहां कहां हो सकते हैं, किसी को पता नहीं। दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, उसमें इन लोगों की भूमिका बतलाई जा रही है, लेकिन अदालत के ऊपर कहा जा रहा है कि ये सरकार डर रही है, इसलिए अदालत को कहा जा रहा है कि इनको बेल ना मिले। लेकिन आइडियोलॉजी पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। उमर खालिद का अपराध क्या है, इस पर चर्चा प्रकाश राज नहीं कर रहे हैं। शर्जिल इमाम का अपराध क्या है, इस पर प्रकाश राज चर्चा नहीं कर रहे हैं। भारत में अगर आपको सुधार करनी हो, भारत में भूख पे, गरीबी पे, लाचारी पे, अन्य चीजों पर चर्चा करनी हो, उसके लिए चिकन नेक बनाने की जरूरत है, उसके लिए पूर्वी भारत को काटने की जरूरत है। ये प्रकाश राज को कोई कोई बुद्धि ने, प्रकाश राज की हिम्मत कैसे हो रही है, प्रकाश राज की हैसियत कैसे हो रही है। ये भारत है, ये सनातनी हिंदू का राज्य है, इसीलिए प्रकाश राज की ये हिम्मत होती है कि दिल्ली में हस्तिनापुर में आकर के वो शर्जिल इमाम को समर्थन करें और उमर खालिद को समर्थन करें। वो उस प्रकाश राज शर्जिल इमाम से ये नहीं पूछता है कि अगर भारत के किसी भी चीज से आपको कोई असंतुष्टि है, सरकार से असंतुष्टि है, यहां के समाज से असंतुष्टि है, तो आप और भी बात कर सकते थे। लेकिन पूर्वी भारत को काटने की बात कर रहे हैं, चिकन नेक को अलग करना है। और ये कहां कह रहे हैं, वो सीएए के आंदोलन स्थल पर जाकर के कह रहे हैं, उसके लिए माहौल बना रहे हैं। उनको समर्थन देने के लिए प्रकाश राज पहुंच रहे हैं और खुद को वो एक्टर कहते हैं। प्रकाश राज चूंकि सनातनी हिंदू सहिष्णु है, इसलिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी इसलिए नहीं है कि यहां पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का राज है। डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि 85% हिंदू, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पहले कह गए थे पार्लियामेंट में, 85% सनातनी हिंदू है जो मॉडरेट है, दिल से मॉडरेट है, विचार से मॉडरेट है, वो समाहित करना जानता है। वो एक ईश्वरवादी नहीं है कि एक किताब नहीं पढ़ोगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके दर्शन को बोलो कि ये सर तन से जुदा वाले दर्शन को हटाए, कभी उस पर भी बोलो, नहीं बोलोगे। तो ये जो पूरा कम्युनिस्ट लॉबी है, जिनका उनके साथ एक
अफेयर चला हुआ है वर्षों से, आज से नहीं वर्षों से अफेयर चला हुआ है। अब वो अफेयर परवान पे है, अब वो अफेयर परवान पे है। ये गठजोड़ बनाना चाहते हैं, मुस्लिम दलित का गठजोड़ बना करके देश में एक भयाक्रांत करने वाला माहौल और आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत दिनों से ये प्रयोग चल रहा है। अब ये प्रयोग पीक पर आ गया है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका में हो गया, भारत में भी संभव है, मुमकिन है। और इसीलिए इनको ये हौसला देता है कि वो दिल्ली पहुंच करके अपना वक्तव्य देना शुरू कर देते हैं इनके समर्थन में। जरा पोस्टर देखिए, जरा जरा इनके स्टेटमेंट को मैं सुनाता हूं, ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा सा, सुनिए। ये कह रहे हैं कि वो उमर खालिद के परिवार से गए मिलने के लिए, उनको कहा कि उसे साउथ इंडिया भेज दो, तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा बेटा तो दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली की गद्दी से लड़ाई है इसकी, उमर खालिद की। किस बात की लड़ाई है दिल्ली की गद्दी से? क्या किया मोदी ने? उमर खालिद के साथ क्या किया मोदी ने? भारतीय जनता पार्टी क्यों पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि सच कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जाकर के कि तैमूर तैमूर था, गजनी गजनी था, औरंगजेब औरंगजेब था। ये सच ना बोला जाए, ये झूठ जो पढ़ाया गया विश्वविद्यालय में, उस झूठ को आगे बढ़ाया जाए। बप्पा रावल की चर्चा नहीं की जाए, चोल साम्राज्य की चर्चा नहीं की जाए, औरंगजेब की चर्चा की जाए, बाबर की चर्चा की जाए, ये पढ़ाया जाए। इस पर अगर कोई पार्टी सवाल करे, इस पर कोई व्यक्ति सवाल करे, तो उस पर सवाल करो, वो फिर सरिया में लेके आओ। ये चल रहा है उमर उमर खालिद जी का, माननीय उमर खालिद जी का। हैरान हूं मैं, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बर्तन मांज करके सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी खड़ा कर लेते हैं, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही समाज को भड़काते हैं। शांति प्रिय हमारा देश, उसमें उस शांति में खलल डालने के लिए नए नए मुद्दे ला रहे हैं, सरिया लॉ लागू करना चाहते हैं, इस्लामिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं। इस्लामिस्ट, एक भी इस्लामिस्ट स्टेट दुनिया में नहीं है जिसमें डेमोक्रेसी फल फूल रही है, एक भी नहीं। और ये इनको भारत भारत से आजादी चाहिए, और उनको समर्थन करने के लिए प्रकाश राज पहुंच जाते हैं। अद्भुत चल रहा है। जरा स्टेटमेंट सुनिए प्रकाश राज जी का। Just wondered where this resilience came of Umar. I went to his house and his dad had gone out for some meeting and he came back and he made chai. And I remember one of my friend was saying that, Baba Umar jail से आते ही प्रकाश राज के साथ भेज दो साउथ इंडिया में, he'll be very comfortable. His father said, मेरा बेटा साउथ इंडिया कहाँ जाएगा, उसका लड़ाई तो दिल्ली में है, यही करेगा लड़ाई। सुना आपने? And I always wondered where this resilience came of Umar. I went to his house and his dad had gone out for some meeting and he came back and he made chai. And I remember one of my friend was saying that, Baba Umar jail से आते ही प्रकाश राज के साथ भेज दो साउथ इंडिया में, he'll be very comfortable. His father said, मेरा बेटा साउथ इंडिया कहाँ जाएगा, उसका लड़ाई तो दिल्ली में है, यही करेगा लड़ाई। आप समझ रहे हैं? मेरा बेटा कहां जाएगा साउथ इंडिया, दिल्ली में है, दिल्ली की गद्दी से उसकी लड़ाई है, उसे मोदी से लड़ाई है। प्रकाश राज सोच रहे हैं कि हमारे पास भेज दें, कुछ और ट्रेनिंग कर देंगे उनको कि कैसे दिल्ली से लड़ा जाए। मित्रों, पूरी प्लानिंग के तहत ये सब किया जा रहा है। पीछे तस्वीर दिखाई जा रही है कि जेल में बंद है। अरे जेल में वो क्यों बंद है, ये नहीं, जेल में बंद है ऐसे कि वो हमारे मार्टियर हैं। प्रकाश राज कह रहे हैं कि उमर खालिद और शरजील इमाम हमारे फ्यूचर लीडर हैं। ये है प्रकाश राज, हमारे फ्यूचर लीडर हैं जो जेल में बंद हैं, दंगा करवाने के, भारत को तोड़ने के जुर्म में जेल में बंद हैं। वो कह रहे हैं हमारे फ्यूचर लीडर हैं। प्रकाश राज कह रहे हैं, इनकी मंशा समझिए। देश के नागरिकों को अपनी अंतरात्मा को जगा करके पूछना पड़ेगा कि ऐसे कट्टर इस्लामिस्टों के साथ खड़ा रहना है या ऐसे लोगों को जवाब देना है। मोदी चुन करके सत्ता में आए हैं, मोदी आपके कृपा से नहीं आए हैं, और आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं।
ये लंबे समय तक नहीं चलेगा प्रकाश राज। जो 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 ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर लगाई जा रही है और उधर वांगचुक साहब कह रहे हैं कि मुझे जेल में भेज दीजिए, मैं जेल में जब जाऊंगा तो ज्यादा लोग और ये होंगे, क्योंकि मेरे पास 8-8 डिग्री है, 8-8 पीएचडी है। ये सब कंसर्टेड चल रहा है कि कैसे भी करके मोदी के खिलाफ नेपाल खड़ा कर दो, मोदी के खिलाफ बांग्लादेश बनाओ, मोदी के खिलाफ श्रीलंका बनाओ। तो ये चुप रहने वाले नहीं हैं। रोज 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 नई नई बातें निकाली जा रही हैं। शर्जिल इमाम और उमर खालिद के अपराध क्या हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। वो जेल में, उनको बेल नहीं मिल रहा है। अदालत जो है सो बेल नहीं दे रही है। अदालत अगर बेल नहीं दे रही है तो उसका उसका तथ्य क्या है? तथ्य तो जाने। ठीक है, प्रशांत भूषण ने एक दलील दी है, मैं उस बात से थोड़ा सहमत हो सकता हूं। हो सकता है कि उनको बेल दिया जाना चाहिए, बेल मिलना भी चाहिए। बेल के लिए अगर आधार है तो बेल मिले, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने समाज को भड़काने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के पैटर्न पे देश का बंटवारा करना चाहते हैं और एक खास वर्ग को, एक खास धर्म को, एक खास आस्था को प्रत्येक दिन उसके खिलाफ गाली गलौज, अभद्र टिप्पणी, सनातन तो डेंगू है, मलेरिया देने वाले के साथ खड़े हैं प्रकाश राज। और वही प्रकाश राज अब कह रहे हैं कि ये सत्ता उनसे डरती है। देश की जनता सब देख रही है और देश के रणबांकुरे भी देख रहे हैं। ये 16वीं शताब्दी नहीं है, 15वीं शताब्दी। देश जगा है, देश का सामर्थ्य भी जगा है। इस तरह के छद्मी लोग जो समाज में भ्रम फैला रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ये तोड़ नहीं पाएंगे। ये तोड़ नहीं पाएंगे और प्रकाश राज आपकी चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ी मजबूती से पैनी नजर बनाए हुए है और देश के प्रधानमंत्री को सारी बात बतला रहे हैं कि देखते जाइए ये सब क्या चल रहा है देश में, इसे ध्यान रखना है। मैंने जो बात कही थी कि देश को तोड़ने की पूरी प्लानिंग चल रही है और उसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स, सारे स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, एक्टर पहुंच गए हैं दिल्ली। लेकिन इनकी सारी फिल्में आज तक फ्लॉप हुई हैं, फिर फ्लॉप होंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिल्म तो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिल्म ही रहेगी, वो वास्तविकता में बदल नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।